आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विचार करते हैं। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। जटिल योग्यताओं का एक समूह है, बहुआयामी है। ऑप्शन सी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। और ऑप्शन डी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए पे विचार करते हैं। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऐसा जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसमें स्कीमा का जो जिक्र किया है, उसमें स्कीमा में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे उसमें तर्क और क्या नाम है गणित, या हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हो गया बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें कई प्रकार की बुद्धि मानी गई है। इस तरह से ये गलत हो गया। एक बुद्धि एकात्मक कारक नहीं है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। आगे चलते हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है जो केवल जन्म के समय ही निर्धारित होती है। वातावरण के अनुसार भी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाए, ये भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार से ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार और जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। प्राप्तांकों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना या नामांकित करना, ये नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन गलत है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अंकित करना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण यहाँ भी होगा, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी पूरी तरह से निगेटिव आंसर है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य ये कभी नहीं हो सकता कि केवल मार्कशीट में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दिखाने तक। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी ऑप्शन पूरी तरह से निगेटिव है। विद्यार्थियों को कैटेगरी में बांटना, ये भी गलत है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता, बच्चों ने अवधारणा को कैसे सीखा, उसमें क्या कमियां रह गई, तथा उनकी भ्रांतियों को समझना और उन्हें दूर करना, ये आकलन का प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार शिक्षण बच्चों की जटिल अवधारणाओं को अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये भी निगेटिव है। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है। इसके आगे सी और डी पर विचार करते हैं। एक व्याख्यान दे करके, ये ऑप्शन गलत है। व्याख्या का प्रगतिशील शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में अगर एक टीचर सिर्फ व्याख्याता के रूप में है तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। और ऑप्शन डी, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ये भी पूरी तरह से गलत है। बच्चों में होड़ या कंपटीशन का भाव पैदा करके आप बच्चों की जटिल अवधारणाओं को नहीं समझ सकते हैं। जहाँ बच्चा प्रश्नों का जल्दी उत्तर दे, इसके लिए केवल प्रयास करे, ये बिल्कुल गलत है। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ये ऑप्शन पूरी तरह से सटीक है शिक्षण शास्त्र के हिसाब से। इस तरह से सी सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, ये बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलना, बच्चों में एक दूसरे की तुलना करना, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको हटाते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, ये सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक अर्थ ये दे रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जो सही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? सृजनात्मक विद्यार्थियों को एक शिक्षिका किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। अभिसारी चिंतन का मतलब हुआ किसी समस्या को सिर्फ एक नज़रिए से देखना, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन से सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। ऑप्शन बी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके।
ऑप्शन सी विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, ये तो गलत है। हतोत्साहित करना ये तो गलत है। ऑप्शन डी औपचारिक चिंतन पर बल देकर, ये बिल्कुल सही है। औपचारिक चिंतन जो है हमें एक समस्या को या एक कॉन्सेप्ट को समझने के कई व्यू देता है। अगर इस प्रकार से औपचारिक चिंतन सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, और इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए पे देखते हैं, यंत्रवत याद करना ये गलत है। रट्टा मारना या यंत्रवत याद करना ये छात्र केंद्रित शिक्षा का विषय नहीं है। ऑप्शन बी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये भी पूरी तरह से गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाना, योग्यता आधारित बालकों का ग्रुपिज्म करना, ये भी पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन सी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये केवल शब्द निगेटिव है। केवल बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं होते हैं, टीचर और शिक्षक और वातावरण से इंटरेक्शन करके या आपस में बच्चे इंटरेक्शन करके सीखते हैं। इस तरह से केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना भी पूरी तरह से गलत आंसर है। ऑप्शन डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये सीटेड पेडागोगी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। बच्चों के अनुभवों को वरीयता देना, उनको प्राथमिकता देना, ये छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का सबसे मुख्य विषय है, मुख्य गुण है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें 3 चरण दिए हैं। पहला है पूर्व प्रथागत या पूर्व रूढ़िवादी कह सकते हैं इसको, एक प्रथागत कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो उत्तर प्रथागत हो गया। पूर्व प्रथागत का अर्थ है कि अभी बालक में नैतिकता विकसित नहीं हुई है, और प्रथागत का मतलब ये हुआ कि बालक की नैतिकता किसी कार्य को इसलिए नैतिक विकास के चरण सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। ये प्रथागत के अंतर आ गया। जो पुरानी धारणाएं हमारे समाज में है, जो पुराने नैतिकता की जो पुरानी परिभाषाएं हैं वो प्रथागत में उन्होंने डाला है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ये गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बारे के बजाय निपुणता ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन सी, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन डी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने से बाहरी प्रेरणा तो इससे बढ़ती है, क्योंकि पुरस्कार और दंड देना ये बाहरी प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती, ये गलत है, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा इससे कम होगा। पुरस्कार एवं दंड बाहरी अभिप्रेरणा है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, ये तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि संवेग अगर अधिक होता है उससे हमारा संज्ञान या अधिगम प्रभावित होता है, तो इसलिए सन्निहित है। ऑप्शन क्वेश्चन 11 नेक्स्ट पे आते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जाता है? ऑप्शन ए, समरूपों का इस्तेमाल का बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में डर की भावना, ये तो गलत है बिल्कुल, डर की भावना पैदा करना। ऑप्शन सी, लगातार अभ्यास एवं कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये भी शिक्षण शास्त्र के हिसाब से गलत है, क्योंकि लगातार अभ्यास देने जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। यहाँ रचनावाद और सोशली इंट्रैक्शन पे बल दिया गया है बाल शिक्षण शास्त्र में। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया ये भी नेगेटिव वर्ड है, यहाँ से ये ऑप्शन गलत हुआ। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम समस्या समाधान की क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। समरूपों का मतलब ये है कि एक ही प्रकार की समस्याओं को दे करके उसी से मिलते जुलते हम समस्या समाधान क्षमता को विकसित कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी कार्यकलाप में त्रुटियों की वजह से बच्चों का अलग अलग समूह बनाना ये गलत है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा भी नहीं है। केवल त्रुटियों को दूर कर देना यही अधिगम नहीं है। इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि त्रुटियां सीखने का हिस्सा है। बाल मनोविज्ञान यह मानता है कि त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, न सीखना भी एक प्रकार का सीखना है। इसलिए त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 पे अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी पूरी तरह से नेगेटिव है इसमें, ऑप्शन डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। जहाँ जहाँ नेगेटिव सेंस आ रहा है उस ऑप्शन को हम काटते चलेंगे। ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे ज्ञान के निर्माण में अधिगम बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। क्वेश्चन अगर एक बार में न समझ में आए तो उसको दोबारा से फिर से पढ़ें। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन है बारंबार परीक्षा, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको देखते ही काटे। बारंबार परीक्षाएं गलत। ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद, ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है, क्योंकि अधिगम में अन्वेषण और संवाद का बहुत महत्व होता है। अन्वेषण के आधार पर बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, अतः ये ऑप्शन सही है। आगे पे विचार करते हैं। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, बच्चों में गला काट प्रतियोगिता का जन्म, बच्चों के अंदर गला काट प्रतियोगिता के भाव का जन्म देना, ये पूरी तरह से गलत है शिक्षण शास्त्र के हिसाब से। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षा के 3 अंग जॉन ड्यूवी ने बताए हैं और वातावरण से इंट्रैक्शन आदि ये सब प्रगतिशील शिक्षा के प्रगतिशील शिक्षा के उत्पाद है। प्रश्न संख्या 14, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत आसान क्रियाकलाप देना, बहुत कठिन क्रियाकलाप देना, यह सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको देखते ही इग्नोर करें। ऑप्शन बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यंत्रवत याद करना, रट्टा मारना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। ऑप्शन सी बच्चे को दंड देकर, ये भी नेगेटिव है, इसको भी काटें। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। प्रवीणता लक्ष्यों का मतलब है कि बच्चों में हेल्दी कंपटीशन का भाव पैदा करना और उन्हें बेटर से बेटर करने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। इसी क्रम में आगे के प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु, ऑप्शन है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। यह तो देखते ही आपको काटना चाहिए, क्योंकि जब विविध पृष्ठभूमियों के छात्र रहेंगे तो सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड का असेसमेंट क्यों इस्तेमाल करेंगे हम। ऑप्शन बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। जब नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करेंगे आप, तो फिर कैसे आप बढ़िया आकलन करेंगे। ऑप्शन सी विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये भी गलत है, ये भी वैयक्तिक विभिन्नता के कॉन्सेप्ट को गलत ठहरा रहा है। ऑप्शन 4
विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के अध्ययनकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो ऐसा तो है नहीं। जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो बच्चों को सीखने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन बी, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। विषय वस्तुओं को बहुरूपों में प्रस्तुत करना, इससे भी अधिगम में सकारात्मक सहयोग मिलेगा, अतः यह भी गलत हुआ। ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन डी, वो आंतरिक रूप से विप्रेरित हो। अगर बच्चा आंतरिक रूप से विप्रेरित है तो उसे सीखने में कठिनाई नहीं होगी, जबकि उसे सुविधा होगी, इसलिए यह भी गलत हुआ। ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से बच्चों की सीखने की में कठिनाई होगी, क्योंकि जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत होगी तो सूचनाएं आपस में अंतर संबंधित नहीं होगी, इस प्रकार से उन्हें सीखने में असुविधा होगी। अतः इस क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। इसी क्रम में आगे के प्रश्न पे आते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ऑप्शन बी, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। ऑप्शन सी, उच्च उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन डी, निम्न उत्तेजना उच्च भय। पहले तो उच्च भय है तो ये गलत है। निम्न उत्तेजना का होना भी अधिगम में बाधा है, उच्च उत्तेजना का होना भी अधिगम में बाधा है, उच्च भय का होना भी बाधा है। ऑप्शन बी, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। कोई भय नहीं तक तो सही है, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं, ये इस ऑप्शन को गलत कर रहा है। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये ऑप्शन पूरी तरह से परफेक्ट है, तो ये सही होगा।